बहुत बहुत स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। मेरा नाम है सतेंद्र प्रताप और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बीए प्रोग्राम में पॉलिटिकल साइंस। बीए प्रोग्राम में पॉलिटिकल साइंस जो है हमारा सेकंड सेमेस्टर का, इसमें हम देखेंगे यूनिट 4। और यूनिट 4 में जो हमारा पहला चैप्टर है भारत में शक्ति संरचना जाति के संदर्भ में, इसका ये तीसरा वीडियो है। देखिए चैप्टर काफ़ी बड़ा था और एक वीडियो में समझाने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, इसीलिए हमने इसको 3 पार्ट में करवाया और आज की इस वीडियो में हम इसका तीसरा पार्ट देख रहे हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी आपको कराया जा चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले उसे देखिए और आज पार्ट 3 में इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। देखिए आपकी यूनिट 4 में 3 चैप्टर दिए हुए हैं, आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। ये आज हमारा खत्म हो जाएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखिए भारत के विकास में जाति, आधुनिकता और लोकतांत्रिक राजनीति, ये आपकी हेडिंग है और इसके अंदर क्या क्या पॉइंट आएंगे आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से समझिए। देखिए जाति जो है भारतीय समाज में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। हर व्यक्ति किसी ना किसी जाति से जुड़ा हुआ है और जाति प्रथा हमारे यहाँ पे रही है और जिसके तहत कुछ जातियों को ऊंची जाति का दर्जा दिया गया था और कुछ जातियों को निम्न जाति का दर्जा दिया गया था। और जो निम्न जाति के होते थे उनके साथ भेदभाव किया जाता था, ठीक है। ये सारा आपको पार्ट 2 में आपको ऑलरेडी कराया हुआ है। चलिए देखते हैं आगे टॉपिक। जाति एक महत्वपूर्ण तत्व है। भारतीय समाज में जाति एक महत्वपूर्ण संस्था है, यह हम ऑलरेडी जानते हैं। हिंदू धर्म के लोग विभिन्न जातियों में विभाजित थे, ठीक है। धर्म तो सबका हिंदू ही था पर जातियां उसमें बहुत सारी थी और जातियों के अंदर उपजातियां भी थी। भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया के कामकाज में एवं चुनाव के परिणाम के निर्धारण में दबाव समूह के रूप में जाति कार्य करती है। ये जो जातियां होती हैं दबाव समूह के रूप में कार्य करती हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन जाएगा कि ये दबाव समूह क्या होता है। अब आगे आप देखिए। देखिए दबाव समूह का मतलब होता है कि ऐसा मतलब दबाव समूह सरकार पर दबाव डालकर अपनी मांगों को मनवाने का कार्य करता है। यानी कि एक ऐसा समूह जिसमें बहुत सारे लोग हैं और वो मतलब ताकतवर हैं। लोग ताकतवर कैसे हो जाते हैं, देखिए निचली जैसे निम्न जाति है, समाज में भेदभाव होता था, लेकिन जब वो निम्न जाति के लोग बहुत सारे मिलकर एक हो जाते हैं तो वो अपने आप ही ताकतवर समूह बन जाता है। तो ये जो ताकतवर समूह होते थे ये सरकार पे दबाव डालकर अपनी मांगों को मनवाने का कार्य करते थे। तो जाति भी रही है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एक्स नाम की जगह है। इस एक्स नाम की जगह में कोई मतलब एक एक विशेष जाति, चाहे वो कोई भी जाति हो, एक विशेष जाति के लोग जो हैं वो 70% हैं और बाकी अन्य जातियों के लोग 30% है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो संख्या है वो किसकी है, उसकी जो विशेष जाति है जिसके 70% लोग हैं। अगर मान लो उनको अपने नेता पे कोई दबाव डालना होगा तो वो बड़े आराम से आसानी से दबाव डालकर उससे अपना काम करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि नेता काम इसलिए करेगा क्योंकि उसे पता है कि 70% है वो। अगर मान लो वो नहीं करता है तो उसको दिक्कत होगी। तो ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पे मैं आपको उदाहरण से बताऊंगा आगे, आप थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझ लो बस। ये समूह अपने समुदाय के लोगों के लिए और उनकी मांगों के लिए सरकार के सामने दबाव बनाते हैं। भारत में जाति भी एक दबाव समूह के रूप में काम करती है और केवल जाति ही नहीं, धर्म भी दबाव समूह के रूप में काम करते हैं, ठीक है। भारत में कई प्रकार के दबाव समूह हैं। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब आप इसे समझिए। देखिए दबाव समूह जो है भारत में बहुत तरह के हैं, चाहे वो किसी जाति के हों, चाहे किसी धर्म के लोग हों, चाहे वो श्रमिक लोग हों, चाहे वो किसान लोग हों, चाहे वो व्यापारिक हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो प्रदर्शनकारी हों, ये सभी दबाव समूह होते हैं, ठीक है। ये अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार पे दबाव बना सकते हैं। जैसे आपने देखा है छात्र के कई सारे संगठन हैं, ठीक है। जैसे एबीवीपी हो जाएगा और एक एनएसआईयू ऐसे कुछ है, शायद एनएसयूआई है। ये संगठन हो जाएंगे स्टूडेंट के। जैसे असम में आसू संगठन था, ठीक है। ये स्टूडेंट के संगठन है, इनकी संख्या होती है काफी ज्यादा, मतलब इस संगठन में काफी ज्यादा स्टूडेंट होते हैं। तो ये अपनी मांगों को मनवाने के लिए कई बार आंदोलन करते हैं, सभा सरकार पे दबाव बनाते हैं। तो ये एक तरह से दबाव समूह होते हैं। प्रदर्शनकारी जो प्रदर्शन करें, जरा जरा सी बात पे मतलब बाहर निकल जाएं, दंगे करें, तो वो प्रदर्शनकारी हो जाएगा। जाति में आप जानते हैं कि मतलब जाति का बहुत अहम रोल रहा है हमारी राजनीति में। तो कई सारी जातियां जो हैं वो दबाव समूह के रूप में काम करती है। धर्म धर्म की बात करें तो यहाँ पे भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपने शाहबानो केस सुना होगा। शाहबानो केस जो था, एक मुस्लिम महिला थी
इसको इसके पति ने तलाक दे दिया था। फिर ये गई महिला सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इनको गुजारा भत्ता देने की बात कह दी, ठीक है, इनके पक्ष में फैसला सुना दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, जो मुस्लिम लोग थे इनके धर्म के, वो सभी लोग इस चीज का विरोध करने लगे। कह रहे थे कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है हमारे पर्सनल लॉ में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। उन लोगों ने मिलकर बहुत विरोध करा। और उस टाइम पे राजीव गांधी की सरकार थी, और राजीव गांधी की जो सरकार थी वो दबाव में आ गई। इसी को कहा जाता है दबाव समूह, यानी एक विशेष धर्म के लोगों ने सरकार पर दबाव बनाया और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया, ठीक है। जबकि राजीव गांधी की सरकार जो थी वो 415 सीटों वाली सरकार थी, जो कि आज तक के इतिहास में कभी भी किसी भी पार्टी को इतनी ज्यादा सीटें नहीं मिली है। तो आपको एक एग्जाम्पल दिया है, आप अच्छे से समझ गए हैं। ऐसे ही मजदूरों के भी संगठन होते हैं, इनकी यूनियन होती है। आपने पढ़ा होगा, आपने फिल्म देखी होगी, आई थिंक आपने नायक मूवी देखी होगी, जिसमें अनिल कपूर है। तो उसमें आपने वो बस ड्राइवर वाला आपने देखा होगा, स्टूडेंट और बस ड्राइवर जो लड़ाई हो जाती है, उसमें सारे मजदूर जो होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं, यानी सरकार पे दबाव बना देते हैं। तो इस तरीके से दबाव, चाहे वो किसान यूनियन हो, जैसे BKU जो था भारतीय किसान यूनियन, इन्होंने दबाव बनाया था सरकार पे, चाहे वो व्यापारिक समूह कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, चाहे वो प्रदर्शनकारी हों, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे वो किसान यूनियन है। यहाँ पे मैंने आपको 3-4 उदाहरण दिए, एक धर्म का उदाहरण दिया, एक श्रमिक का उदाहरण दिया, एक किसान का उदाहरण दिया, एक स्टूडेंट का उदाहरण दिया है, और जाति का उदाहरण दिया। तो आई होप इतने में आपको दबाव समूह समझ में आ गया होगा। राजनीति में दबाव समूह जो है बहुत ही महत्व रखते हैं। आगे देखिए, विद्वान मार्क गलेंटर ने कुछ कहा था, यानी इन्होंने क्या कहा था आपको ये समझना है। ये विद्वान जो थे ये कहते हैं कि भारत में जाति प्रथा, जाति व्यवस्था का अध्ययन किया इन्होंने, और इन्होंने जाति प्रथा का अध्ययन किया, और इन्होंने क्या किया, इसका वर्णन किया और कहा कि स्वतंत्र भारत, ये लाइनें जो यहाँ पे आप थोड़े से ध्यान से देखिए। इन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के नेताओं ने भारत में सदियों से चली आ रही जाति प्रथा के नुकसान को पहचाना और उसे एक सच्चे लोकतंत्र तथा व्यक्तिगत नागरिकता के निर्माण पर इसके प्रभावों को मान्यता दी। यहाँ पे आपको क्या समझना है कि देखिए, भारत जो है यहाँ पे पारंपरिक रूप से, यानी सदियों से जाति प्रथा चलती आ रही थी। हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, आपको पता है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारा संविधान बना था, आपने ये भी देखा है। तो हमारे संविधान ने, हमारे नेताओं ने, हमारी सरकार ने इस चीज को समझा और हमारे संविधान के तहत जाति प्रथा को समाप्त किया और छुआछूत को समाप्त किया, ठीक है। यानी कि संविधान ने कर दिया। अब आप कहोगे कि हो सकता है आज के समय में गाँव में आज भी ऐसा भेदभाव होता हो, तो मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगा, आज भी ऐसा भेदभाव होता होगा और बिल्कुल होता होगा, लेकिन संविधान की तरफ से इसकी मनाही है, ठीक है। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे नेताओं ने जो सदियों से एक परंपरा चली आ रही थी उसके नुकसान को पहचाना और देखा कि भाई ये सच्चे लोकतंत्र के लिए खतरा है, इसलिए उन्होंने व्यक्तिगत नागरिकता के निर्माण पर इसके प्रभावों को मान्यता दी और मतलब जाति प्रथा की समाप्ति के लिए कार्य किया। इस प्रकार भारतीय संविधान ने समान आधार पर वंचित लोगों के समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कानूनी और संस्थागत उपाय सुनिश्चित किए तथा वंचित वर्गों को आरक्षण भी दिया। देखिए, ये जो निचली कास्ट थी, जिनको मतलब छुआछूत या फिर अस्पृश्यता का शिकार होना पड़ता था, जो SC कैटेगरी में आती थी, हमारे भारतीय संविधान ने क्या किया, ऐसी जो ये वंचित लोग थे, इनको हम वंचित क्यों कहेंगे, क्योंकि इनके साथ भेदभाव होता था। इन लोगों के समुदायों को सशक्त यानी मजबूत बनाने के लिए संविधान ने कानूनी और संस्थागत दोनों तरह के उपाय करे, ठीक है। अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो वो कानूनी सहायता ले सकता है, ये कहा गया है। और इनको आरक्षण भी दिया गया। आरक्षण इसलिए दिया गया क्योंकि समाज में जो स्थान था वो काफी नीचे था। आरक्षण के जरिए, क्योंकि ये शिक्षित नहीं थे, देखिए बहुत बड़ा वर्ग था इनमें जो शिक्षित नहीं था, तो उसको अगर समाज के बराबर लाना है तो आरक्षण देना था। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, GS घुरिये। ये विद्वान जो है ये कहते हैं, GS घुरिये ने कहा कि जाति प्रथा के लक्षण में हिंदू जाति प्रणाली की 6 विशेषताओं को चिन्हित किया। इन्होंने जाति प्रथा का अध्ययन किया भारत में और हिंदू धर्म के अंदर जाति प्रथा को देखा। उसके बाद इन्होंने कुछ अध्ययन करने के बाद कुछ लक्षण बताए। अब ये लक्षण आपके सामने 6 तरह के बताए थे, आप यहाँ पे रख दिए। इन्होंने बताया कि समाज में विभाजन है, विभाजन समझ रहे हो, जाति प्रथा को लेकर, ठीक है, यानी कि कुछ जातियां ऊपर हैं, कुछ जातियां नीचे मानी जाती है और भेदभाव होता है इनके बीच में। दूसरा, पदानुक्रम में। तीसरा है इनका खान पान तथा सामाजिक आदान प्रदान पे भी प्रतिबंध लगाया हुआ है। चौथा है नागरिक और धार्मिक
था अपात्रता, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऊंची जाति को विशेष अधिकार दिए हुए थे। व्यवसाय पर प्रतिबंध, आपको बताया था कि कुछ जातियां जो थी वो मतलब जाति जो थी अपनी जाति के ही काम को कर सकती थी, दूसरी जाति के काम को नहीं कर सकती थी। पहले ऐसा प्रतिबंध होता था। विवाह पर प्रतिबंध था कि जाति के अंदर ही विवाह होगा, यानी नीची कास्ट का जो है कोई वो ऊंची कास्ट से शादी नहीं कर सकता, या ऊंची कास्ट का जो है वो नीची कास्ट से शादी नहीं करेगा। कुछ इस प्रकार के जो थे यहाँ पे क्या थे, प्रतिबंध थे, यानी कि बैन थे। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के लक्षण बताए हैं जीएस घुरिये ने। आगे देखो, एक विद्वान है जिनका नाम है एल ड्यूमन। एल ड्यूमन के अनुसार इन्होंने कहा कि जाति व्यवस्था और उसके प्रभाव में हिंदू समाज में प्रतिष्ठा, समृद्धि और शक्ति के बीच में विशिष्ट संबंधों का वर्णन किया। इन्होंने हिंदू समाज को इन्होंने देखा, इन्होंने जाति प्रथा को देखा और उसके बाद इन्होंने कुछ वर्णन किया। इन्होंने कहा कि पश्चिमी समाजों में ऐसा नहीं होता था। जाति समूहों में एक प्रकार की वैचारिक एकता और सांस्कृतिक आम सहमति होती है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है, ये समझिए। कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न जो कंट्रीज है वहां पर के जो समाज होते हैं वहां पे ऐसी जाति प्रथा नहीं थी, इस प्रकार से भेदभाव वाली। और इन्होंने ये भी कहा कि जो जाति समूह है उनमें एक प्रकार की वैचारिक एकता और सांस्कृतिक आम सहमति होती है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे मान लो आप ट्रेन में जा रहे हो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपने देखा होगा ट्रेन में जाते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, सब हमने एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन आपस में कई बार बातचीत होने लग जाती है। तो दो व्यक्ति बातें करने लग जाते हैं, भाई तुम किस गाँव से हो, तुम किस गाँव से हो, तुम किस जाति से हो, हम किस। अगर वो दोनों मान लो दो अनजान व्यक्ति हैं, अपने अपने परिवार के साथ ट्रेन में जा रहे हैं, अगर उनकी जाति दोनों की सेम निकल जाती है, एक्स मान लो कोई भी एक जाति हो सकती है, दोनों की जाति सेम निकल जाती है, तो अपने आप ही एक भाईचारा सा पनप जाता है, क्योंकि कहते हैं अपनी जाति का है। तो मतलब जाति एक एकता का और सांस्कृतिक आम सहमति का सहमति की ओर इशारा करती थी। भारत में औद्योगिकरण हुआ, शहरीकरण आया, आधुनिकरण आया, इसकी प्रक्रिया उभर रही थी, जिस कारण जाति प्रथा जो है वो कम हो रही थी। आप देखोगे, मैं आपको एक बात बताऊं कि आप गाँव में जाके देखोगे तो वहां पे आपको जाति प्रथा देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर आप नगरों में शहरों में आके देखोगे तो आपको यहाँ पे जाति प्रथा नहीं दिखती है। यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसे भेदभाव नहीं होते जाति को लेकर। ठीक है, अब देखते हैं जाति संघ। इसको हम कास्ट एसोसिएशन कह सकते हैं। देखिए, विद्वान जो थे, विद्वान इनका नाम था लायद रुडोल्फ, और एक विद्वान थे सुसेन रुडोल्फ। इन्होंने भारत में जाति संघों की घटना का अध्ययन किया। वैसे जाति संघ क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि जब एक ही जाति के लोग अपना एक संगठन बना लेते हैं तो वो एक तरह से जाति संघ हो जाता है। ठीक है, जैसे आप सुनते हो कुर्मी समाज, ब्राह्मण समाज, ठीक है, राजपूत समाज, ये समाज वो समाज, अलग अलग जाति के लोग अपना एक समाज बना लेते हैं, मतलब एक संगठन टाइप का बना लेते हैं। तो ये जो संगठन होता है यही एक तरह से जाति संघ कह सकते हो आप। तो इन्होंने क्या करा, भारत में जाति संघों की घटना को देखा और उसका अध्ययन किया, और इसे भारत जैसे पारंपरिक समाज में आधुनिकता के एजेंट के रूप में देखा। इन्होंने क्या कहा कि भारतीय समाज जो है एक पारंपरिक समाज है, यानी एक पुराना समाज, एक तरह से मतलब जो भारत है यहाँ पे जो रूढ़िवादिता बहुत ज्यादा है, जो पुरानी परंपराएं चली आ रही है वो आज भी चली आ रही है, यानी पारंपरिक समाज है। लेकिन पारंपरिक समाज में ये जो जाति संघ नाम की चीज आ गई है, ये इन्होंने आधुनिकता का एजेंट देखा। इसको कहा कि ये एक मतलब मॉडर्न होते जा रहे हैं अब ये लोग जो अपने संघ बना रहे हैं। और जाति संघ जो है एक दबाव समूह के रूप में काम करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको इससे पहले वाली स्लाइड में बता चुका हूँ स्टार्टिंग में। लेकिन एक दूसरी विद्वान है जिनका नाम है रजनी कोठारी। इन्होंने इस विचारधारा में असहमति जताई। जैसे इन्होंने कहा कि भाई ये जो जाति संघ बन रहे हैं एक तरह से मॉडर्न हो रहे हैं ये, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, इनके विचार थोड़े अलग है। इन्होंने तर्क दिया कि लोकतांत्रिक राजनीति में जाति जो है वो विघटनकारी प्रवृत्ति पैदा कर सकती है, यानी लोकतंत्र में जाति प्रथा अगर होता है तो वो अच्छा नहीं होता, इनके कहने का मतलब है। और भारतीय राजनीति के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ढांचे को भंग कर सकती है। देखिए, मैं आपको एक और बात बता दूं, ये कंटेंट जो मैंने लिया है मोस्टली एसओएल की बुक से लिया है, बट आप अगर एसओएल की बुक पढ़ रहे हैं तो आपको ये दिक्कत करेंगे टॉपिक, क्योंकि आपकी बुक में बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिया। अगर आप किसी राइटर की बुक जानते हैं तो आप राइटर की बुक खरीद लीजिए, वहां पे आपको अच्छा टॉपिक मिल सकता है। ये जाति जो है संघ प्रारंभ में स्वैच्छिक और संगठन या हित समूह मात्र थे, यानी कि जो जाति थे ये जाति संघ जो थे प्रारंभ में शुरू में एक मतलब ऐसे संगठन थे जो अपनी मर्जी से बनाए गए थे। अब देखिए, ये जो जैसे मान लो कोई समाज है, जैसे किसी ने बोल दिया ब्राह्मण समाज, तो उसमें ब्राह्मण आके जुड़ जाते हैं।
तो ये अपनी मर्जी से बनाए हुए संगठन होते हैं, संघ, यानी कि स्वैच्छिक संगठन है, अपनी मर्जी से बनाए हुए। और ये हित समूह होते हैं, यानी ब्राह्मणों की बात करेंगे, ब्राह्मणों के फायदे की बात करेंगे। शुरू शुरू में तो ये थे, लेकिन धीरे धीरे समय जो था वो बढ़ता गया। और अब ये जो ये संघ थे, ये धीरे धीरे राजनीतिक समूह का रूप धारण करने लगे। ठीक है, इनकी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा थी वो बढ़ती गई, तो इन्होंने अपना कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हो गया इनका। आगे देखिए, जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद भारत की सरकार द्वारा किए गए दो महत्वपूर्ण विकासात्मक पहल के कारण भारत में जातिगत ढांचे के संदर्भ में शक्ति संरचना को परिवर्तित किया गया। यानी 1947 में जब देश आजाद हो गया, उसके कुछ समय के बाद, कुछ दशकों के बाद सरकार ने कुछ फैसले लिए जिसमें कुछ जातिगत ढांचे में कुछ परिवर्तन देखने को मिला। देखिए जैसे कि कैसे, सरकार ने भूमि सुधार अधिनियम लेकर आई। भूमि सुधार अधिनियम में क्या था कि जो जमींदार होते थे उसके पास बहुत ज्यादा जमीन होती थी, लेकिन जो गरीब किसान होता था उस किसान के पास जमीन नहीं होती थी। तो सरकार ने क्या करा, उस जमीन को उससे छीन कर टुकड़े बनाकर उसके किसानों को दे दिया। तो ये भूमि सुधार अधिनियम था। ठीक है, ये विकासात्मक कार्य था। फिर सामुदायिक विकास के कार्यक्रम, यानी पूरे समुदाय के विकास के लिए कुछ रोजगार की योजनाएं लेके आए। पंचायती राज जैसी व्यवस्था लेकर आए, जिसमें मतलब आम लोगों की, लोकल लोगों की बातों को सुना जाए, उनकी बातों को सुनकर उनके लिए काम किया जाए। फिर क्या है कि स्वतंत्र भारत जब देश आजाद हुआ, तो देश में पहले चुनाव जो थे वो 1951 1952 में हुए थे। ठीक है, और इस चुनाव में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार दे दिया गया था, यानी कि भारत में हर व्यक्ति जो 21 साल का है उसको वोट देने का अधिकार है। अब यहाँ पे देखिए, माफ कीजिए, आप ये मत समझना मैं 18 साल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उस समय में 21 साल थी वोट देने की एज। ये बाद में 18 साल की गई है। ठीक है, तो आप याद रखें, संविधान में 21 साल दी गई थी, संशोधन करके 18 की गई है। तो सभी को मतलब चुनाव जब हुए तो सभी व्यक्तियों को मतदान का अधिकार दे दिया गया, चाहे कोई निचली जाति का हो, चाहे कोई ऊंची जाति का हो, चाहे कोई महिला हो, चाहे कोई पुरुष हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी रंग रूप का हो, गांव का हो, शहर का हो, नगर का हो, किसी भी विचारधारा का हो, सबको क्या किया गया, मतदान का अधिकार दिया गया, जिससे सभी जाति और सभी जाति समूह आसानी से खुद का राजनीतिकरण करने में सक्षम हो गई। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे संसार की राजनीति में बदलाव आने लगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि सभी जातियों को भी वोट देने का अधिकार है, यानी कि सब मतलब, अब यहाँ पे राजनीतिकरण कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। आज के समय में अब जाके मतलब 2014 की सरकार में ऐसा पहली बार महसूस हुआ है कि लोगों ने जात पात से ऊपर उठकर वोट दिया है। वरना मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, गांव वगैरह में जाति का इतना ज्यादा महत्व होता है कि जहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे मतलब ज्यादातर जाति मतलब ज्यादातर जनसंख्या एक्स जाति की है, तो वहां पे कैंडिडेट जो उतारा जाता है चुनाव में वो भी उसी जाति का उतारा जाता है। क्यों? क्योंकि लोगों में एक इमोशनल, एक भावनात्मक जुड़ाव होता है अपनी जाति को लेकर। तो वो कहते हैं हमारी जाति का है, वो सिर्फ इस चीज को देखकर वोट दे देते हैं कि जो कैंडिडेट खड़ा है वो हमारी जाति का है। ठीक है, तो आप समझिए कि जाति का कितना महत्व था, यानी जाति का राजनीतिकरण पूरी तरीके से होता है। और आज भी मतलब ऐसा होता था, लेकिन अब थोड़ा सा लोगों ने इससे ऊपर उठ के मतदान करना शुरू करा है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे संसार की राजनीति में कुछ बदलाव आने लगा। सोवियत संघ का पतन जो था वो धीरे धीरे सोवियत संघ का पतन हो गया 1991 में। अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन के उभरा, शीत युद्ध खत्म होने लगा, नई टेक्नोलॉजी आने लगी, वैश्वीकरण की शुरुआत हो गई। ये दुनिया भर में बदलाव आए। अब दुनिया भर में पर्यावरण के मुद्दे मेन होने लगे, पर्यावरण पे बातें होने लगी, मानव अधिकार पे चर्चा होने लगी, लैंगिक अधिकार की मांग उठने लगी। यानी कि समझ गए ना, जात पात से उठकर और भी नई नई चीजें हैं जो मतलब दुनिया भर में आने लगी। भारत में वैश्वीकरण, आर्थिक चीजों की मांग उठने लगी थी। तो एक विद्वान है जिनका नाम है जोधका। जोधका का क्या मानना है, ये कहते हैं कि नए सामाजिक आंदोलन भारत में औपनिवेशिक शासन द्वारा किए गए विकासात्मक कार्य पर सवाल उठाने लगे। अंग्रेजों ने अपने टाइम में भारत में कुछ विकास के काम किए होंगे, जैसे कि रेलवे लेकर आए। हालांकि उनका उद्देश्य हमारा विकास करना नहीं था, वो खुद के विकास के लिए लाए थे। लेकिन अब रेलवे तो दे गए ना, तो रेलवे एक तरह से विकास का काम है। तो अंग्रेजों ने अपने टाइम पे कुछ विकास के कार्य किए, लेकिन हमारी जनता ने उन विकास के कार्यों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। सवाल उठाने शुरू करने का मतलब है कि हमारी जनता जागरूक हो गई। धीरे धीरे उदारीकरण की नीति की शुरुआत हुई। आपने 1991 में एलपीजी के बारे में पढ़ा होगा, मैंने एलपीजी पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आपने नहीं देखा तो आप उसे सर्च करो। अब धीरे धीरे लोग नेहरू वाली जो नीति थी नेहरू के समय में,
उससे लोगों का मोह भंग होने लगा। इन सामाजिक आंदोलनों के कारण जाति और राजनीति के प्रश्न जो थे विशेष रूप से दलित समुदाय और उनकी पहचान बनने लगे। यानी कि अब जो है जाति प्रथा नहीं, अब दलित 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 वाला सिस्टम आने लगा। अब दलित समुदाय समानता की मांग करने लगा। सरकार द्वारा दिए गए आरक्षण के कारण दलित समुदाय जो था धीरे धीरे मध्य वर्ग की तरफ उठने लगा। यानी जो दलित था काफी मतलब अनपढ़ समुदाय का कह सकते हो, क्योंकि शिक्षा नहीं थी, गरीबी बहुत ज्यादा थी, समस्याएं बहुत ज्यादा थी। पर आरक्षण की वजह से धीरे धीरे उनका जो लेवल था वो मध्यम वर्ग की तरह उठने लगा। एक विद्वान है जिनका नाम है एस शाह ने भारत में जाति और लोकतंत्र राजनीति का समर्थन किया। ये कहते हैं और इन्होंने कहा कि राजनीति में नए वर्ग जैसे कि कांसीराम और मायावती, ये नए वर्ग है। नए वर्ग क्यों? क्योंकि ये अछूत जाति से थे, यानी कि मतलब निचली जाति से थे। और इन्होंने क्या करा, अपना मतलब राजनीति में अपना कद जो था बहुत बड़ा बना लिया था। और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में, यूपी में तो इन्होंने अपनी सरकार भी बनाई। और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि जाति को लेकर यानी दलित समुदाय के मुद्दे को लेकर कोई सत्ता में आया हो। तो आप कह सकते हो कि मतलब राजनीति में भी धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा था। इन्होंने दलितों की पहचान और अनुसूचित जाति यानी कि जो एससी है, इस समुदाय के विकास जैसे मुद्दों पर स्वयं को संगठित किया, यानी अपने जो इनकी जाति के लोग थे उनको इकट्ठा किया। तो ये टॉपिक हमारे यहाँ पे खत्म हो गया। अगला टॉपिक है उत्तर भारत में पिछड़ी जाति की राजनीति में गिरावट। उत्तर भारत में देखते हैं क्या फर्क पड़ा। उत्तर भारत का मतलब क्या है, अब मैप में देखोगे तो ये जो भारत है ये उत्तर भारत है, ठीक है, ऊपर जो आता है। उत्तर भारत में पिछड़ी जाति की राजनीति में 1980 तथा 1900, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग की मिस्टेक है, यहाँ पे 1990 आएगा, ठीक है। 1980 तथा 1990 के दशक में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले। यहाँ पे क्या हुआ, एक विद्वान थे योगेंद्र यादव, इन्होंने कहा कि राजनीतिक विश्लेषण करते हुए कहा कि कांसीराम और राम मनोहर लोहिया केवल आंशिक रूप से पिछड़ी जाति की राजनीति करने में सक्षम है, यानी पूरी तरीके से ये पिछड़ी जाति को अपने तरफ खींचने में सफल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो धीरे धीरे पिछड़ी जाति की राजनीति में काफी फर्क आने लगा था, महत्व जो था इनका मतलब अलग अलग होने लगा था। पिछड़ी जाति की राजनीति के अन्य हाशिए समूह, यानी ऐसे समूह जो हाशिए पे है, मतलब जो एक तरह से इग्नोर हैं, ऐसे समूह जो उत्पीड़ित हैं, यानी जो मतलब जिन पर अत्याचार हो रहा है, ऐसे समूहों के साथ जाति राजनीति को वर्ग राजनीति से विस्थापित करने के लिए नई दिशा ली। अब आर्थिक तत्व ज्यादा महत्वपूर्ण होने लगे थे, यानी अब जाति से उठकर लोग आर्थिक तत्वों पे महत्व देने लगे थे, यानी कि रोजगार की बात करने लगे थे, व्यापार की बात करने लगे थे, ठीक है, स्कीम जो विभिन्न सरकारी स्कीम की बात करने लगे थे, अपने हक की बात करने लगे थे, क्योंकि वे अपनी जाति आधारित राजनीतिक दलों से निराश हो गए थे। हुआ क्या था मैं आपको बताऊं कि ये जो जैसे ये एस सी एस टी वाली जो इनकी पार्टियां होती थी या जो इनके समूह होते थे वो ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाते थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि यूपी में किसी सरकार ने दलितों को लेकर मतलब सरकार बना ली हो दलितों के आधार पे, वरना इनको कोई खास महत्व नहीं होता था। दलित पैंथर्स भी आपने देखा टूट गया, वाम से भी कोई बहुत खास नहीं चल पाया। तो इनका अपने राजनीतिक दलों से विश्वास उठ गया था, वो उससे निराश हो गए थे, इसलिए अब ये जाति पर ज्यादा बात ना करते हुए आर्थिक मुद्दों पर ज्यादा बात करने लगे थे। यानी कि इनके राजनीतिक दलों ने आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए कोई बड़ा कदम इनके लिए उठाया नहीं था, इसीलिए इनका मोह भंग हो गया था अपने राजनीतिक दलों से। तो ये था हमारा टॉपिक, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको 10% भी समझ में आ रहा है तो टेंशन ना लें, टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल है ये वाला, आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखें, आपको समझ में आ जाएगा। यहीं पे मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ, कोई बच्चा अगर रेगुलर कॉलेज का है वो हमारी वीडियो देख रहा है तो आप प्लीज़ मुझे किसी हिंदी मीडियम के राइटर की बुक बताएं, क्योंकि आपके कॉलेज में आपके टीचरों ने बताई होगी आपको सेकेंड सेमेस्टर के लिए बुक, जिसमें ये जाति वाले टॉपिक मिल जाएं सारे, या आपके पास अगर राइटर की बुक है उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है तो आप मुझे बताएं ज़रूर, ताकि मुझे आप प्रोवाइड करवाएं, मैं आपके लिए बेहतर कंटेंट बना पाऊँ, क्योंकि लॉकडाउन के चक्कर में राइटर की बुक मैं खरीद नहीं सकता हूँ और एसएल की बुक में बहुत अच्छा कंटेंट है नहीं, ठीक है। तो आप हेल्प करें मेरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।